तो ये केस है ना, एक 12 साल के बच्चे का है जिसका इलाज मैं काफ़ी टाइम से कर रहा था, मतलब करीब 4-5 महीनों से कर रहा था। इसकी मेन जो तकलीफ थी वो क्या था ना कि एक इसको अंगूठा चूसने की आदत थी, थंब सकिंग, और 12 साल की एज होने के बावजूद भी अंगूठा चूस रहा था। और ये जो इसकी कंप्लेंट थी ये अभी 2-3 सालों से चल रही थी। मतलब ऐसा नहीं था कि बचपन से कर रहा हो, बचपन में किया होगा तो उसके बाद बंद कर दिया था, जैसे बहुत सारे बच्चे बचपन में करते हैं, बंद कर दिया था, पर पिछले कुछ टाइम से ऐसा ये करने लगा था। तो मैंने पूछा और कोई परेशानी, तो इसकी मदर ना हमेशा जब भी आई क्लिनिक पे बहुत तेज़ आवाज़, थोड़ी नाइव तरह की थी मदर इसकी, तो बहुत तेज़ आवाज़ में कि अरे सर इसको क्या बताएं, ये पढ़ने में बिल्कुल नाकारा है सर, कोई काम का नहीं है, मतलब इसको कुछ नहीं आता है, कुछ पसंद नहीं है, कुछ किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं, हमें तो समझ नहीं आता, पता नहीं क्या करना है, बस खिलौने से खेल लो, और है ना पता नहीं चीज़ें इकट्ठा करेगा, कुछ कुछ करेगा, और मतलब इतना सारा ना रूम भी है ना सर इसका अस्त व्यस्त पड़ा रहता है, एकदम डर्टी, और सर क्या बताएं, और खाना बस खा लो और बस पढ़े रहो, मोबाइल चला लो, यही सब करना है सर इसको। अभी सर एग्ज़ाम है और पढ़ाई का तो नामो निशान नहीं है सर, कोई पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, पता नहीं कैसे करेगा, क्या करेगा, इसको कोई फिक्र भी नहीं है सर। काफ़ी समय तक ऐसे ही चलता रहा, वो कंप्लेंट करते रहती थी, बीच में ट्रीटमेंट डिसकंटिन्यू हो गया, फिर वो दोबारा आए, तो इस तरह से ना कोई विशेष फ़ायदा नहीं हो रहा था। तो फिर आकर वही चीज़, वही कंप्लेंट, तो मैंने बोला ना थोड़ा आप बैठो। ये चीज़ मैं पहले भी करने की कोशिश किया था बच्चे के साथ में अकेले बात करने की, बट उस समय भी कोई ऐसा खास रिजल्ट नहीं मिला था, कोई खास चीज़ नहीं मिली थी मेरे को। मैंने बोला कि चलिए फिर कोशिश करते, मैंने बोला आप थोड़ा बैठिए, मैं थोड़ा और बात करना चाहता हूँ बच्चे से। उन्होंने बोला ठीक है सर। मैंने पूछा बच्चे से, मैंने बोला हाँ बताओ क्या तकलीफ़ है, आपको कोई परेशानी है क्या, कोई ऐसा चीज़ जो आपको पसंद नहीं है, लोग करने को कहते हैं। तो बोलता है नहीं 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 सर ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैंने बोला फिर क्या पसंद करते हो, तो बोलता है कि सर वो गिटार वगैरह बजाना, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट जैसे ड्रम वगैरह बजाना मुझे पसंद है। ठीक है और कुछ, बोलते नहीं सर और कुछ नहीं। तो ऐसा ना कुछ सिग्निफिकेंट समझ नहीं आ रहा था मेरे को। मैंने बोला अच्छा ऐसा करते हैं आप बुला लो वापस मदर को, तो मदर को वापस बुला दिया। अब मदर के प्रेजेंस में मैंने पूछा कि अच्छा फेवरेट कोई सब्जेक्ट तो होगा, क्या पसंद आता है पढ़ने में, तो बोलता है मैथ्स पसंद आता है। तो उसकी मदर जो है वो बोलती है सर मैथ्स में भी तो मेहनत करना पड़ता है। तो ऐसा थोड़ा सा मतलब इस तरह से हाथ से इशारा करके बोला कि सर मैथ्स में भी तो मेहनत करना पड़ता है, उसमें भी तो नंबर तभी आएंगे जब है ना कुछ करेगा, उसमें मेहनत करेगा। तो उसने तुरंत ऐसे घूर के, आए तो थे नंबर मेरे। तो उसकी मदर ने बोला कि कितने नंबर आए थे तेरे, तो 30 में से आए थे मेरे 22 आए थे। तो उसकी मदर बोलती है अरे नहीं सर 15-20 नंबर आए होंगे इसके। तो बोलता है नहीं तुमको नहीं पता है, कहाँ आए थे मेरे, 22 आए थे। ऐसा करके एकदम लाउड हुआ इसमें, उसने एकदम से ऑब्जर्विंग, एकदम से क्या हो गया इसको। तो फिर मैं और पूछा, मैंने बोला अच्छा और क्या दिक्कत है, मुझे ना इधर दर्द होता है, बैक में पेन होने लगता है। तो इसकी मदर बता रही सर क्या हुआ इसको ना, अभी स्कूल में इसको बीच में चक्कर आ गए और ये बिल्कुल लड़खड़ाता सा, ऐसे ऐसे हिलता सा, सर ये आया है घर, पता नहीं सर क्या हो जाता है इसको। हम तो इतना एलोपैथी वगैरह भी करा चुके हैं, इसको पेट में गैस बनती है सर, गैस बनेगी फिर सर में दर्द होगा इसके, सर हेडेक होने लगता है, हमको फिर सर एलोपैथी दे देते हैं हम। तो अच्छा बोलते हैं हाँ मेरे को ना बुखार भी आ जाता है डॉक्टर। तो मेरे पापा ने चेक किया था लेकिन उसमें ना थर्मामीटर में नहीं आता। अच्छा हाँ बुखार आ जाता है। मैंने क्या होता है बुखार में, बोलते गरम गरम लगता है, मुझे गरम गरम लगता है। ठीक है और कुछ, बोलते नहीं नहीं और कुछ नहीं। तो उसकी मदर ने बताया कि सर इसको ना बहुत ज़्यादा मतलब ये खाने में भी अजीब सा इसका सर है कि नमकीन है ना सर लेके बैठ जाएगा खाने के साथ। तो बहुत सारे लोग करते हैं इस तरह की चीज़ें, तो बच्चे खास तौर पे। तो मैंने बोला क्या नमकीन का ज़्यादा शौक है कि मीठे का ज़्यादा शौक है। तो उसकी मदर बोलती सर दोनों चीज़ का शौक है, बहुत शौक है इसको, मीठे का भी नमकीन का भी, हर चीज़ का।
वो सर हम इतना देते नहीं है इसको। अच्छा ठीक है, ऐसे करके एक कन्वर्सेशन चल रही थी। तो इसी बीच में मैंने उसको बोला कि है ना, अच्छा चलो वेट ले लो अपना। तो वेट मशीन पर वो चढ़ा और वेट मशीन पे चढ़ के बोलता है 4008 है, ऐसे करके वो पढ़ ही नहीं पा रहा उस चीज़ को। 408 है, जबकि 40.8 था। तो वो पॉइंट को ओमिट किया उसने, उसको मतलब समझ ही नहीं आ रहा है। जबकि मैंने बहुत छोटे बच्चे देखे हैं 7 साल 8 साल के जो एग्जैक्ट वेट बता देते हैं कि इतना है करके। वेइंग मशीन पे खुद ही खड़े हो जाएंगे, खुद ही वेट ले लेंगे। पर ये बच्चे को ना ऐसा थोड़े समझ कम थी। और ये चीज़ मैं ऑब्जर्व भी कर रहा था बहुत टाइम से, बहुत सारी चीज़ों को लेके इसकी थोड़ी ऐसा लगता था ना कि थोड़ा नाइविटी इसके अंदर भी है, जस्ट लाइक हिज मदर, उसके अंदर भी कुछ है इस तरह की नाइविटी। तो मैं दवा के लिए बनाने के लिए मुड़ा। तो वो क्या कहता है अपनी मदर से कि मेरे को ना सुबह पता नहीं मम्मी छींक आ जाती है ना, एक छींक आती है तो अच्छा लगता है, एक छींक आ जाती है तो फिर मेरा ना दिन में सही रहता हूँ मैं। तो उसकी मदर बोलती है सर ये देखिए ऐसी ऐसी चीज़ें बोलता है ये। मैंने ध्यान दिया, मैंने बोला क्या बोल रहे हो? बोलता है एक छींक आ जाती है तो ठीक रहता हूँ मैं, नहीं आती ना जिस दिन, उस दिन मेरी तबीयत ज़्यादा खराब होती है। बोला ऐसा लगता है आपको? बोलता है हाँ सर ऐसा होता है ना। चलो ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखो, एक 12 साल का बच्चा बोल रहा है। तो मैंने ना फिर चीज़ों को थोड़ा और समझा और इसमें ना 3 रूब्रिक लिए मैंने। एक ऑब्वियसली नाइव लिया था, एक लिया था मैंने डेल्यूजन सिक भी। क्योंकि ना ये बच्चा जिस तरह से चीज़ें बता रहा है, इसको यकीन है कि मेरे को प्रॉब्लम है, ये पीठ में दर्द होता है सर, मेरे को बुखार आ जाता है, मेरे को फीवर आ जाता है, गैस बनती है ना, स्कूल में देखो चक्कर आ गए उसको, ठीक। तो इस तरह की ये जो चीज़ें, और फेन तो कर ही रहा है। तो ये सारे जब रूब्रिक लगाए तो वेरेट्रम, बेलेडोना, अर्जेंटम, नाइट्रिकम आई। अब देखो दोनों दवाइयाँ मैंने ऑलरेडी वीडियोस भी बनाए हैं, आप लोग जानते होंगे। यहाँ पर अगर आप पूरा केस समझोगे ना, आपको समझ में आएगा ये एक ऐसा बच्चा है जिसको उसके, सोचो उसके मुंह के सामने उसकी मदर उसको हर बार बोल रही है किसी काम का नहीं है, एकदम बेवकूफ़ है, ऐसा है वैसा है, ये सारी चीज़ें। तो ये जो चीज़ होती है ना, ये रेप्यूडिएटेड वाली जो फीलिंग है, ये बहुत प्रोमिनेंसी से होती है अर्जेंटम नाइट्रिकम के अंदर। वो भले ही देखो यहाँ पे पेशेंट ने ऐसा मेरे को बोला नहीं ये चीज़, लेकिन ये एक ऑब्जर्व करने वाली चीज़ है। पेशेंट ने ये नहीं बोला कि मेरे को ऐसा फील होता है कि मेरे को परिवार वाले नीचा करते हैं, मेरे को अलग करके रखा हुआ है। मतलब अलग इन द सेंस, रेप्यूडिएटेड का मतलब ये होता है ना कि ये तो एकदम फालतू है, बेकार है, किसी काम का नहीं है ना। तो वो डिस्पाइज्ड से थोड़ा अलग चीज़ होती है। जैसे डिस्पाइज्ड में तिरस्कार करना होता है, और यहाँ पे मतलब बिल्कुल मतलब जैसे उसको कोई चीज़ के लायक ही नहीं समझते घर वाले, खास तौर पे रिलेटिव्स। उसमें देखो सब रूब्रिक के अंदर है, वो रेप्यूडिएटेड बाय हिज रिलेटिव्स वहाँ पर है। तो ये चीज़ बड़ी स्ट्रांग होती है ना। और अर्जेंटम नाइट्रिकम को कहीं ना कहीं ये पता होता है, चूंकि वो बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव व्यक्ति है। हाँ, उसको ऐसे इम्पल्सिव आते हैं कि वो कोई चीज़ कर बैठेगा, कोई चीज़ हड़बड़ाहट में कर देगा, कुछ ऐसा वो उल्टा सीधा बोल देगा। बड़े एक्सेंट्रिक एक स्वभाव होता है। जैसे वो क्लिनिक पे भी आएंगे ना अर्जेंटम, मैंने बहुत कम केसेस देखे हैं, क्योंकि शायद ये उतना कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। एटलीस्ट मैंने अपनी प्रैक्टिस में तो ये ऑब्जर्व किया है। बट जितने भी केसेस देखे उनमें ये ना एक थोड़ा आपको देख के लगेगा ये व्यक्ति कुछ अजीब है, इसका बिहेवियर थोड़ा अलग टाइप का है। तो ये जो एक्सेंट्रिसिटी होती है ना इसके अंदर, वो आप भाग जाओगे, एक अजीब सा ओपननेस रहेगा। जैसे रॉजर मॉरिसन की अगर आप किताब पढ़ेंगे ना, तो उन्होंने लिखा है कि ये जो व्यक्ति है काफ़ी फॉस्फोरस के क्लोज आता है, एक पैथोलॉजिकल ओपननेस रहता है, कुछ भी कहीं पर बोल देना। लेकिन ऐसा नहीं, फॉस्फोरस के जैसे ओपननेस तो है, लेकिन ये चूंकि इम्पल्सिव होता है ना, और तरह तरह के अजीब से विचार होते हैं, तो ये कुछ ऐसी चीज़ बोल देता है कि ज़्यादा इसके दोस्त यार जो हैं वो बनते नहीं, है ना। जैसे फिलिप बेली सर ने एक एग्जांपल दिया अपनी बुक में कि जैसे कहीं बस स्टॉप पे खड़ा है, बारिश हो रही है अगर, तो अपने बगल में जैसे कोई खड़ा है पैसेंजर, तो उससे क्या बोल देगा कि हाँ आज है ना बारिश हो गई, वही है कि है ना मेरे को लग ही रहा था
मेरे गार्डन में जो चिड़िया होती है वो रोज है ना गाना गाती है, आज गाना नहीं गा रही थी वो, तो जिस दिन गाना नहीं गाती ना उस दिन ऐसा बारिश हो ही जाता है। तो कुछ ऐसा मतलब उल्टा सीधा कुछ तो ऐसा बोल देता है वो, तो सामने वाला सोचे क्या कैसी बात कर रहा है ये अजीब सा ही रहता है उसका, कुछ स्ट्रेंज आइडियाज रहते हैं। इसलिए वो इस तरह की है ना चीजें, जैसे अपन पढ़ते थे क्लासिकल जो पिक्चर कि खिड़की से ऐसे झांकता है तो ऐसा लगता है मैं कूद जाऊं, फिर एकदम से उसको रियलाइज होता है कि अरे मैं ये क्या सोच रहा था, है ना। जैसे इमेजिन करता है कि मान लो सड़क पर वो देख रहा है कि एक बच्चा खेल रहा है, एक गाड़ी जा रही है, अब वो इमेजिन करने लगेगा कि अगर क्या हो, अगर ये गाड़ी जो है वो बच्चे के ऊपर से चले जाए, बच्चे को कुचल दे, इस तरह की चीजें उसके दिमाग में आएंगी। और फिर वो खुद सोचता है कि अरे ये क्या सोच रहा था। तो ये ना बहुत एक्सट्रीम स्टेट है, ये जो एक्सप्लेन करी गई है हमारे क्लासिकल टेक्स्ट में, ये बिल्कुल एक्सट्रीम चीज है। बट ना आपको जो सटल लेवल पे चीज है वो भी समझनी है। तो इस तरह का जो इम्पल्सिव नेचर होता है ना, इसको ज्ञान होता है कि मैं इस तरह का हूं, मैं कुछ भी हड़बड़ा कर सकता हूँ, कुछ भी बोल सकता हूँ, बहुत इमोशनल लोग हैं। इसीलिए रॉजर मॉरिसन कहते हैं कि फास्फोरस और पल्साटिला के बीच की दवा आती है। जैसे आपको लगे कि कुछ एलिमेंट्स फास्फोरस जैसे हैं, कुछ इमोशनलिटी जो है उसकी पल्साटिला की जैसी है, तो आप अर्जेंटम नाइट्रेटम सोच सकते हैं। स्वीट सॉल्टी ये सब फिजिकल लेवल पे तो आप जानते ही होंगे, ये सब की बड़ी स्ट्रॉन्ग डिजायर होती है, स्वीट से एग्रावेट होने वाले लोग होते हैं। यहाँ पर कुछ रॉजर मॉरिसन सर ने चीजें लिखी है कि द कैपेसिटी टू कंट्रोल द न्यूरल, मेंटल और इमोशनल इम्पल्स is markedly lacking in this remedy. Often pathologically open, impulsiveness, suggestibility, and fearfulness. Highly emotional, weeps easily, laughs easily, loses his temper, and forgives abundantly. तो इस तरह का ये स्वभाव है, कुछ अलग नहीं लग रहा आपको, एक बहुत ही ना डिफरेंट अजीब सा व्यक्ति है ये। इस तरह से जब रेपुडिएटेड, जब ये व्यक्ति फील करता रहता है तो इसको लगने लगता है ना कि ये जो चीज है, ये जो लोग बोल रहे हैं और ये सच्ची बोल रहे हैं सब, क्योंकि काबिलियत उतनी है नहीं उसकी, है ना। तो फिर क्या करता है, फिर ये सोचता है कि काम करूंगा ना प्रॉब्लम होगी। तो फेनिंग वेनिंग तो आप जानते हैं कि वो फेनिंग होता ही है इसमें। फेनिंग में क्या होता है ना, आप देखो फेनिंग में ऐसा नहीं है कि उसको प्रॉब्लम ही नहीं है, ऐसा नहीं, उसको प्रॉब्लम होती है, फेनिंग में भी हो सकती है, बट आपको ये देखना होता है ना कि वो उस प्रॉब्लम से निकलना चाहता है नहीं चाहता है। एग्जैक्टली ना अगर आप समझोगे इस चीज को, तो फेनिंग वाले लोग बड़ा इस चीज को ऐसा टूल यूज करते हैं, उनको मजा आ रहा होता है कि हाँ इस स्टेट में मैं हूं तो अब कोई कुछ कहेगा नहीं मेरे से। बिस्तर में पड़ा हूं, लोग सोच रहे हैं कि अरे क्यों पड़ा हुआ है बिस्तर पे, लोग समझते भी है कि है ना ये बहाना बना के पड़ा हुआ है, और उसको भी पता होता है कि वो बहाना बना रहा है, वो कर रहा है। लेकिन फिर धीरे 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 क्या होता है ना, जैसे बीमारी का जो बहाना वो बनाता रहता है, वो चीज उसको होने लगती है। पीठ में दर्द होने लगा, वॉमिटिंग आने लगी, नौजिया होने लगा, इस तरह की चीजें उसको फिर एक्चुअल में वो फिजिकल लेवल पे होने लगती हैं। तो फिर ये क्या सोचता है ना कि काम करूंगा तो ये काम जो है वो और प्रॉब्लम करेगा, और नुकसान करेगा, तो कुछ अजीब सा बहाना बनाएगा, ऐसा बहाना मारेगा ये, मतलब उसको जैसे उसकी मदर बोलेंगी कि अरे तुम ये कर लो, थोड़ा ये पढ़ लो, ये काम कर दो, तो कुछ ऐसी चीज बोलेगा ना, लेकिन ये करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, अरे मैं तो उधर जाऊंगा तो मुझे तो ऐसा कुछ हो जाएगा। तो इस तरह के ना उसके वो बचने की तरकीब होती है, वो एस्केपिज्म जो होता है उसका, वो ऐसा होता है कि मतलब बड़ा ही स्ट्रेंज सा, उसमें वो जो रूब्रिक है ना क्यूरियस ऑब्जेक्शन, कि मतलब बहुत ही स्ट्रेंज टाइप की बात करके उसमें से निकलना, है ना। वो इस तरह का वो जिद्दी स्वभाव उसका हो जाता है। वर्क विल डू हिम हार्म, क्योंकि उसको पता है कि वो कुछ ना कुछ ऐसा कर देगा। वो जैसे सोडा बोतल वाला जो रूब्रिक है वो इसीलिए है इसमें कि उसको मालूम है कि उसका ये जो इम्पल्सिवनेस है वो जैसे सोडा बॉटल है, तो उसके जैसे थोड़ा भी इधर उधर होगा तो वो निकलेगा एकदम से, है ना। उसमें जो गैस जो कंप्रेस्ड है वो एकदम से निकलेगी फवारे की जैसे, सब गड़बड़ हो जाएगा।
तो ये चीज़ का उसको ज्ञान होता है। तो इस केस में क्या हुआ ना कि जब उसको अर्जेंटम नाइट्रेटम 200 दिया तो आप मतलब यकीन शायद ना करें, बट विद इन अ वीक उसकी मदर का एक मैसेज आया व्हाट्सएप पे। वो मैं स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ आपको। और देखिए उन्होंने ना थैंक यू लिखा है। उन्होंने लिखा कि अब मेरा बच्चा पढ़ने लगा है, फर्स्ट टाइम उसने कुछ याद करके मुझे सुनाया, तो शुक्रिया कर रही है, वो थैंक यू कह रही है। ऐसी चीज़ मैंने आपको क्यों बताई, ये क्यों बताया केस, क्योंकि ना इस तरह का रेस्पॉन्स जब पेरेंट के साइड से आता है, जब वो सालों तक परेशान होते हैं अपने बच्चे के लिए, और इसमें मॉडर्न मेडिसिन बहुत ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकता, तो ये हमारे लिए एक विक्ट्री है, हमारे लिए जीत है। और हमारा मोरल जो बूस्ट होता है ऐसे रेस्पॉन्स मिलने से, उसका फिर कोई पैसा फीस वगैरह ये सब चीज़ से बढ़कर है। और होम्योपैथी के लिए एक आप कह सकते हो ना कि उसको एक स्टेप और ऊपर ले जाता है जब भी कोई ऐसा रेस्पॉन्स हम देखते हैं। तो इसीलिए शेयर करना ज़रूरी है ये चीज़ें। तो ये जो केसेस हैं, जो भी आपके क्लिनिक पर चीज़ें हैं, ये ना आप भी शेयर करिए, कमेंट सेक्शन में डालिए। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ऐसे और वीडियोस आते रहेंगे। टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक्स अ लॉट एंड गुड बाय।